गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए हम लोग जो लास्ट क्लास कैश फ्लो स्टेटमेंट से किए थे उसको आगे जारी रखते हुए अपने शैक्षणिक यात्रा को जारी रखते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग मेनली अभी उसका स्ट्रक्चर और फॉर्मेट पर ही चर्चा किए थे। कैश फ्लो स्टेटमेंट इसलिए बनाया जाता है ताकि दो वित्तीय वर्ष के बीच में कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो का क्या क्या सोर्सेज था उसको हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं और उसका 3 हेड में हम लोग बांट कर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में दर्ज करते हैं। तो मेनली कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया क्यों जाता है ये चीज़ भी हम लोग को जानना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट से हम लोग रोकर बजट बनाने में सहायता मिलता है। बैंक में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, अगर कोई कंपनी किसी तरह का फाइनेंस के लिए जाती है तो बैंक कैश फ्लो स्टेटमेंट देखना पसंद करती है ताकि कैश किन मदों से आ रहा है, किन मदों पर कैश का व्यय हो रहा है, वर्तमान में कैश का क्या स्थिति है, इस पर वो निर्णय ले सके कि उस कंपनी को लोन देना है या नहीं देना है। इसी प्रकार कैश फ्लो स्टेटमेंट से हम लोग ओवर एक्सपेंसेस किस हेड पर हो रहा है उस पर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण पद्धति अपना सकते हैं। मगर कैश फ्लो स्टेटमेंट का कुछ ड्रॉबैक भी है, कमियां भी है। जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट में व्यवसाय का जो सबसे मूल कंसेप्ट है, एक्यूरल कंसेप्ट, को इग्नोर किया जाता है। खाली रोकर ट्रांजेक्शन्स पर ही हम लोग का एंट्री होता है। गैर रोकर ट्रांजेक्शन चाहे कितना इंपॉर्टेंट क्यों ना हो उसको इग्नोर किया जाता है। तो ये सब ड्रॉबैक है। इस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 लागू होते थे और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 लागू होते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट भी हम लोग देखे थे। 3 पार्ट में इन लोग को हम लोग को पार्ट एंट्री करना था। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सारा हेड का नेचर के अनुसार हम लोग बैलेंस शीट जो दिया रहेगा 2 साल का वित्तीय वर्ष तुलना पत्र दिया रहेगा, बैलेंस शीट 17-18 सपोज, तो उससे हम लोग जो कैश का फ्लक्चुएशन है उसको दर्ज करते थे। मान लीजिए 2017 और 2018 में मशीनरी, मान लीजिए यहाँ पर आपका मशीनरी दिया हुआ है, मशीनरी है 2 लाख का, यहाँ पर 2,50,000 हुआ है। तो ना हमको 2 लाख को दर्ज करना है इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में, ना 250 दर्ज करना है। ये दोनों का जो फ्लक्चुएशन है, जो बढ़ा या घटाव है, उसको 50 को हम लोग दर्ज करेंगे। और इसको किस हेड में डालना है उसका तो हम लोग भी चर्चा करेंगे, लास्ट क्लास में भी किए थे। मतलब इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है, कोई भी ट्रांजेक्शन से जो इनफ्लो आउटफ्लो है, निचोड़ को हम लोग ले जाएंगे, ना कि समंग को, डाटा को ले जाएंगे। तो इसमें आपका 2 साल का तुलना पत्र दिया रहेगा जिससे हम लोग बनाते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या है, गुड्स का निर्माण से, मैन्युफैक्चर से लेकर, परचेज से लेकर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग, मतलब सेल हाउस जो है वहाँ तक का सारा खर्चा को हम लोग ऑपरेटिंग में डालते हैं। इन्वेस्टिंग में हम लोग फिक्स एसेट से जो कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है व्यवसाय में, उसको हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, और फिक्स लायबिलिटीज से जो कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हो उसको हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाते हैं। फाइनली एक ये ऐसा चैप्टर है जिसको आप लोग ईश्वर का प्रसाद स्वरूप कह सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में आपको अगर गलती होती है तो आप इजिली इसको सोल्व करते वक्त ही जान जाएंगे कि नहीं, वी डिड सम मिस्टेक्स इन एनी एक्टिविटीज। 3 एक्टिविटीज है, कहीं ना कहीं मैंने गलती किया है, ये स्पष्ट हो जाएगा आपको। और ये स्पष्ट इसलिए होगा क्योंकि इसमें हम लोग देख पाएंगे कि हम लोग जानते थे कि क्लोजिंग बैलेंस जो कैश का रहेगा और ओपनिंग बैलेंस है, वो दोनों का डिफरेंस ही मेरा तीनों एक्टिविटी का निचोड़ रहेगा। मतलब मान लीजिए ओपनिंग कैश है मेरा, बैलेंस शीट में दिया हुआ, मतलब पहला ओपनिंग कैश कहने का मतलब ओपनिंग कैश बैलेंस है आपका जो पहला बैलेंस शीट में हो, 17, मान लीजिए 17 में आपका दिया हुआ है 50,000 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दोनों लेंगे। अब क्लोजिंग आपका दिया हुआ है, क्लोजिंग कैश बैलेंस है सपोज 70,000। तो हमको मालूम चल गया ये दोनों 50 से 70 के बीच में कितना आया, 20,000। तो ये 20,000 ही मेरा तीनों एक्टिविटीज के कारण ही जो बढ़ा है, 50 से 70, 20,000 जो बढ़ा, उसमें 3 एक्टिविटीज मेरा इन्वॉल्व होगा। कुछ आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आया होगा कैश या यूज हुआ होगा, कुछ इन्वेस्टिंग से, कुछ फाइनेंसिंग है, मगर तीनों का निचोड़ आपका 20,000 आएगा। अगर तीनों का निचोड़ नेट इंक्रीज या डिक्रीज जो भी 20,000 नहीं आता है तो हम लोग क्या सोचेंगे कि हम लोग कहीं ना कहीं गलती की है। इसीलिए इस चैप्टर को बहुत ही सरल चैप्टर कहा गया है। अब पोस्टिंग भी आसान है और गलती करने पर आपको पता चल जा रहा है।
बहुधा ये दूसरे चैप्टर में आपको नहीं मिलेंगे। अगर मान लीजिए कहीं आपने मिस्टेक्स कर दिए हैं पोस्टिंग में, इस हेड का उस हेड में, तो वो आप लोग दूसरे चैप्टर जितना भी पढ़ेंगे कंपनी चाहे वो, उसमें आपको नहीं पता चलेंगे। मगर यहाँ दोनों का अगर जो नेट इंक्रीज में ओपनिंग जोड़ने के बाद क्लोजिंग नहीं आता है तो इसका मतलब हम लोग कहीं गलती की है। इसलिए चैप्टर आपको सॉल्व करते वक्त ही बता देगा कि आपने कहीं गलती किया है या आपने सही बनाया है। चलिए अब हम लोग एक सम्स लेते हैं, फॉर्मेट भी हम लोग के स्ट्रक्चर में है। एक चीज और चर्चा करेंगे, अभी वर्तमान में सीबीएसई बोर्ड में डायरेक्ट मेथड को हटा दिया गया है, मगर हम लोग डायरेक्ट मेथड का कुछ सम्स कभी कभी आ गया है जैक बोर्ड में, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट मेथड का भी सम देखेंगे। अभी पहला हम लोग इनडायरेक्ट पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, दोनों का फॉर्मेट का हम लोग लास्ट वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, इसलिए डायरेक्ट एक सम्स लेते हैं, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि मेरा कंसेप्ट बेहतर हो जाए। आइए एक सम्स लेते हैं, सम्स को मैं पढ़ देता हूं पहले। सम्स में है कि आपको फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट्स ऑफ एम लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। बैलेंस शीट दिया हुआ है एम लिमिटेड का, एक 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2018 2 साल का बैलेंस शीट दिया हुआ है। उसके अनुसार आपको हम लोग को बोला गया है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट, मान लीजिए चैप्टर का नाम है, आइए हम लोग स्थान कम है इसीलिए इसका भी यूज करेंगे, उस स्थान जगह जो बचा हुआ था। आइए शुरुआत से हम लोग चलते हैं, कैसे हम लोग पूरा फॉर्मेट के अनुसार चलेंगे और बनाने का तरीका हम बताते हैं ताकि आपका गलतियां कम हो। सबसे पहले तो हम लोग फॉर्मेट का स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ, किनका नाम है, एम लिमिटेड, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ एम लिमिटेड। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट आप याद कीजिएगा। तो हम लोग क्या करते थे, 2 कॉलम बनता था, एक पार्टिकुलर्स का, इसको हम लोग ए, ऑपरेटिंग में जनरली ज्यादा ट्रांजेक्शन जाता है तो अंदाज से हम लोग ज्यादा जगह छोड़ेंगे, बी और सी। ये हम लोग 3 भाग में बांट लिए हैं। सबका फॉर्मेट का स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। पहला को क्या बोलते हैं हम लोग, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अभी जस्ट हम लोग फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बी पार्ट का क्या हो गया, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तीसरा जो सी पार्ट है आपका, वो हो गया आपका, सी पार्ट जो है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सबसे नीचे आपका रहेगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हम आसानी से देख सकते हैं। आपका 50,000 दिया है, इसको हम लोग आउटर कॉलम में लिख लेते हैं 50,000। इससे पहले क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये डाटा को हम लोग लिख सकते हैं शुरुआत में ही हम लोग इसको पुटअप कर ले तो ज्यादा बेहतर है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश आपका ओपनिंग है आपका 30,000। इट मीन्स इस तीनों हेड का निचोड़ जो निकलेगा आपका आएगा कितना, 20,000। और ये क्या कहलाएगा, नेट इंक्रीज
इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। चलिए अब हम ऑलमोस्ट सारा चीज लिख चुके हैं। क्लोजिंग बैलेंस जो आपका है वो आ गया, नेट इंक्रीज में ओपनिंग बैलेंस जोड़ेंगे तो आपका क्लोजिंग आ जाएगा, ये स्पष्ट है। अब हमको ये चीज मालूम है कि 20,000 ये तीनों हेड का निचोड़ लिख लेगा। अब एक एक आइटम को हम लोग करेंगे और तीनों हेड के नेचर के अनुसार पोस्ट करेंगे। ये नहीं कि पहले हम लोग ऑपरेटिंग का आइटम को पहले छाट के उसको पोस्टिंग कर लिया, ऑपरेटिंग बन गया, फिर इन्वेस्टिंग को खोज खोज के लिखे इन्वेस्टिंग का आइटम को, फिर फाइनेंसिंग के हेड जो जाने वाला हो एक्टिविटी उसके आइटम को खोज के लिखे। इस तरह क्या होगा, आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम करेगा, पहला फैक्टर। दूसरा, कोई आइटम हो सकता है आपसे छूट जाए मिस्टेकली, क्योंकि बार बार और 3 बार क्वेश्चन को रिपीट पढ़ना होगा। हम लोग वो गलती नहीं करेंगे, हम लोग फॉर्मेट रेडी है, हम लोग फ्रॉम फर्स्ट ट्रांजेक्शन से हम लोग देखेंगे। क्योंकि इस क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपका नहीं है, इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाला भी क्वेश्चन इसके बाद हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले हम लोग देख लेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो उस पर स्टार मार्क कर लेंगे उस ट्रांजेक्शन पर, ताकि उसका पोस्टिंग के वक्त उसके एडजस्टमेंट वाला पार्ट को भी हम लोग एडजस्ट करके पोस्टिंग कर ले। मगर चूंकि इस क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक एक करके हम लोग आइटम को पढ़ेंगे। एडिशनल रहता तो जिस आइटम का एडिशनल है वहाँ स्टार मार्क कर लेते पहले ही, ताकि उसके पोस्टिंग के बाद उसका एडिशनल को भी हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। मगर चूंकि यहाँ एडिशनल नहीं है इस क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या करेंगे, एडिशनल नहीं है तो सारा को एक एक करके हम लोग पोस्ट करेंगे। एडिशनल रहता तब पर भी एक एक करके सीरियल वाइज पोस्ट करते हैं। तो पहला आपका है, देखते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख था जो 5,50,000 हो गया। जब 5 लाख से 5,50,000 हुआ, मतलब हम लोग क्या किए, शेयर इशू किए। स्वाभाविक सी बात है, पहला साल में प्रीवियस ईयर में 5 लाख था, अभी करंट ईयर में 550 दिखा रहा है, तो 50,000 कहाँ से आया, शेयर इशू से आया। तो इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ इक्विटी शेयर है तो इक्विटी लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000, इनर कॉलम इसको करेंगे 50,000 है, प्लस में है इसके लिए, ठीक है। माइनस में रहता है तो क्या करते हैं लोग, ब्रैकेट में कवर कर देते हैं। कोई भी आइटम को ब्रैकेट के अंदर पुटअप करना आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट में मतलब डिडक्टेबल आइटम है। क्योंकि इशू किया गया तो पहला का पोस्टिंग हो गया। रिजर्व सरप्लस में पीएल का आइटम है, 50 से 75 हुआ, मतलब हमारा प्रॉफिट दे दिया है। तो हम लोग फॉर्मेट के अनुसार ही चलेंगे। हमारा फॉर्मेट क्या था याद कीजिएगा लास्ट क्लास, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो हमको नेट प्रॉफिट बिफोर, यहाँ बैलेंस शीट में है मतलब टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घटने के बाद है, मगर चूंकि टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो यही नेट प्रॉफिट ही आपका हो जाएगा बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। जो 50 से 75 हुआ इसका मतलब आपका ये 25,000 है। अगर हमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम रहता है तो वर्किंग नोट में हम लोग पहले उस प्रॉफिट को बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कन्वर्ट कर लेते हैं, जो लास्ट वीडियो में चर्चा भी की है, उस पर बेस्ड भी एक सम्स लेंगे इसके बाद। तो प्रॉफिट हम लोग पुटअप कर लिए 25,000। अब हम लोग का नेक्स्ट आइटम है मॉर्गेज लोन। मॉर्गेज लोन मतलब फिक्स लायबिलिटीज, जीरो था फर्स्ट प्रीवियस में, एक रुपया भी नहीं था, नील था। अभी 20,000 है, मतलब हम लोग लोन लिए हैं, लोन राइज किए हैं। इसका मतलब मेरे पास पैसा आया है लोन के थ्रू, तो फिक्स 21 हेड का है, फिक्स लायबिलिटीज है मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो मॉर्गेज लोन या लोन टेकन कितना 20,000 पैसा एराइज हुआ है लोन के थ्रू, तो ये भी प्लस में रहेगा, इनफ्लो हो रहा है। चलिए अब नेक्स्ट है ट्रेड पेबल्स, करेंट लायबिलिटीज है। तो पहले हम लोग फॉर्मेट क्या बोलता है, एडजस्टमेंट किसका करना है, एडजस्टमेंट करना है नन कैश आइटम का, नन कैश आइटम्स का। तो नन कैश आइटम्स आपका एक भी इसमें सूचना नहीं है, इसका मतलब यही प्रॉफिट आपका नन कैश आइटम कितना हो गया, नील हो गया। अब ये जो निकला आपका 25,000, ताकि हम लोग नहीं दिए तब पर भी फॉर्मेट के अनुसार ही चलेंगे। एडजस्टमेंट पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में नन कैश आइटम का, नन कैश आइटम मतलब गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट ऑन ऑफ शेयर या लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स लाइक दैट आइटम, या इनकम के रूप में भी हो सकता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। तो सबको हम लोग एडजस्ट करते हैं अभी, मगर इस क्वेश्चन में नील है तो उसको नील करके आप ले आए। इसको क्या बोलते हैं,
प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर्मेट के अनुसार चलेंगे तो हमको कहीं गलती नहीं होगा, ताकि उससे रिलेटेड आइटम भी रहेगा तो हम लोग को पूरा अच्छी तरह से याद रहेगा। बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 25 का 25 लग गया क्योंकि नन कैश आइटम नील था मेरा। अब हम लोग वर्किंग कैपिटल चेंज में पहला देखते हैं ट्रेड पेबल्स लायबिलिटी साइड का पहले हम लोग कवर कर रहे हैं, सीरियल से चलेंगे। ट्रेड पेबल्स क्या हुआ, करंट लायबिलिटीज हो गया। करंट लायबिलिटी 30 से 20 हुआ मतलब डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज इन हम लोग लिखेंगे डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 30 से 20 हुआ है मतलब 10,000 डिक्रीज हुआ है। अगर लायबिलिटीज डिक्रीज हो रहा है मतलब मेरा कैश आउटफ्लो हो रहा है, पेड किया उसको, तो इसको हम लोग कवर करके लिखेंगे। चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट एसेट साइड में आते हैं। सबसे पहले फिक्स एसेट दिया है। फिक्स एसेट कहाँ जाएगा भैया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। तो फिक्स एसेट्स में देखते हैं फ्लक्चुएशन कितना है। प्रीवियस ईयर में 2.5 लाख है, करंट ईयर में भी 2.5 लाख है, मतलब कोई फ्लक्चुएशन नहीं हुआ, नील हुआ है। फिक्स एसेट्स के थ्रू कैश का इनफ्लो नहीं हुआ। अब एक फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट है, वो 1 लाख प्रीवियस ईयर में था, करंट ईयर में आपका 125 है, मतलब 25,000 का इन्वेस्टमेंट हम लोग खरीदे हैं। तो इन्वेस्टमेंट मेड या परचेज जो लिखिए, इन्वेस्टमेंट परचेज कितना 25,000 जब हम परचेज किए हैं, इसका मतलब कैश मेरा आउटफ्लो हुआ है, तो इसको हम लोग माइनस में लिखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं इन्वेंट्रीज, करंट एसेट्स है, वर्किंग कैपिटल में जाएगा। इन्वेंट्री 75 से 70 हो गया, मतलब 5,000 डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री, जिसको हम लोग स्टॉक भी बोलते हैं। इन्वेंट्री 5,000 से डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब कैश आया है, स्टॉक सेल हुआ है, इसका मतलब कैश बढ़ा है मेरे पास। सिंपल कंसेप्ट, एसेट घटे तो मेरे पास पैसा आ रहा है, एसेट बढ़े मतलब खरीद रहे हैं, पैसा जा रहा है। डिक्रीज है, चाहे करंट एसेट्स हो या करंट फिक्स एसेट्स हो। इसी तरह लायबिलिटीज में भी, फिक्स लायबिलिटीज हो या करंट लायबिलिटीज, अगर करंट लायबिलिटीज बढ़ रही है मतलब पैसा मेरा आ रहा है। लायबिलिटीज क्यों बढ़ रहा है, उसके बदले हम कुछ ले रहे हैं सेवा, मान लीजिए उसको पेमेंट नहीं कर रहे, उधारी खरीदने के कारण बढ़ रहा है, तो पैसा तो मेरे पास सेव हो रहा है अल्टीमेट। इसलिए जैसे लोन राइज हुआ, लोन बढ़ा मेरा तो पैसा आया, कैपिटल फिक्स लायबिलिटीज के रूप में ही बढ़ा मगर पैसा आ रहा है। इसी तरह करंट लायबिलिटीज बढ़ता तो ऐड करते, मगर यहाँ करंट लायबिलिटीज घटा था इसलिए लेस किए। स्टॉक में डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब पैसा आ रहा है, करंट एसेट घटा। फिर ट्रेड रिसीवर्स, करंट एसेट्स ही है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवर्स। ये आपका एक 25 से 70 हो गया, मतलब 45,000 आपका बढ़ रहा है, मतलब इतना पैसा मेरा जा रहा है, इतना से ट्रेड रिसीवल बढ़ा, इसके मतलब हम उसको पैसा मेरा आउटफ्लो हुआ। क्यों आउटफ्लो हुआ, इसका मतलब ट्रेड रिसीवल्स क्या है, एक तरह से हम लोग उसको उधार टाइप का, मेरा उतना का स्टॉक चला गया पैसा के रूप में, एक तरह से उधार बेचे हुए तब ना रिसीवल्स मेरे पास, उस पर लिखे बिल और रिसीवल्स का रूप लिया, तो इसीलिए हम लोग उसको लेस करेंगे। नहीं तो अगर एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो लेस होगा, इनडायरेक्टली मेरा इतना पैसा आउटफ्लो हुआ है, चाहे इस तरह से होगा। चलिए ठीक है। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स तो हम लोग यहाँ का आइटम था, उसको तो निचोड़ के रूप में लेते हैं। चलिए सारा पोस्टिंग मेरा हो गया, अब इसको हम लोग का हर हेड का निचोड़ निकाल लेते हैं। अब फाइनली देखते हैं कि हम लोग सम्स को सही किए कि नहीं, वो इससे पता चल जाएगा कि तीनों हेड का निचोड़ जो है वो कितना आना चाहिए, 20,000 आना चाहिए ना। नेट इंक्रीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो आइए पहले एक एक करके हेड का हम लोग बाहर निकालते हैं। ये आपका 25 माइनस में आपका है 55, प्लस में 30 है, तो माइनस में ज्यादा है, इसका माइनस में आएगा, मतलब 55 में 30 चला गया तो 25 आएगा। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, माइनस में 55 है, प्लस में 30 है, तो माइनस में आपका 25 ही रह गया। माइनस में आया है तो हम लोग क्या लिखेंगे, नेट। अभी अगर फॉर्मेट थोड़ा सा हम लोग एस्केप कर रहे हैं, मगर फॉर्मेट के अनुसार ही चलते हैं हम लोग। ये जो निकलेगा आपका 25,000, इसको हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट
बिफोर टैक्स पेड फॉर्मेट के अनुसार चलेंगे। लेस क्या करते हैं यहाँ पर, टैक्स पेड करते हैं हम लोग लेस, तो टैक्स पेड हम लोग का नील है, तो फाइनली जो निचोड़ निकलता है उसको हम लोग नाम देते हैं इस हेड का जो निचोड़ रहेगा। तो नेट कैश, क्या माइनस में है तो कैश यूज लिखेंगे, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये ऑपरेटिंग का है, प्लस में रहता तो यूज्ड इन की जगह क्या लिखते हैं, फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब हम लोग इन्वेस्टिंग का निकालते हैं, ये भी माइनस में रह गया, इसको बाहर कर देते हैं 25,000, इसको भी लिखेंगे माइनस में है तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बहुत ही सरल है। अब इसका हम लोग फाइनेंसिंग का निकालते हैं, क्या निकल रहा है, दोनों प्लस में है तो ये लिख लेगा प्लस में ही 70,000, ये हो गया आपका फ्लो लिखाएगा चूंकि प्लस में है, तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। चलिए अब तीनों का निचोड़ देखते हैं, माइनस में 25, माइनस में 20, टोटल 25, प्लस में तो 20 आ गया, इसको हम लोग क्या नाम दिया, नेट। ये तो हमको पहले से ही पता था 20 आना ही है, अगर ये तीनों का निचोड़ 20 नहीं आता है मतलब वी डिड सम मिस्टेक्स इन एनी एक्टिविटीज। अब हम लोग जो निचोड़ है उसको लिखते हैं नेट इंक्रीज, प्लस में आया है इसीलिए नेट, या माइनस में आता तो डिक्रीज लिखते हैं, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो बैलेंस शीट में दिया उसको ऐड करेंगे इसमें 30, आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 50 जो दिया हुआ आ गया, इसका मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका बन गया, कहीं दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या जाने कि जो 20,000 का नेट था वो तीनों हेड से निकला, कुछ आपका पता चला ऑपरेटिंग में यूज था, इन्वेस्टिंग में यूज था, फाइनेंसिंग में फ्लो था, तीनों का निचोड़ आ गया। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक कंप्लीट पैकेज हो गया, एक सम्स, इस तरह का सम्स आप लोग को आता है 12th में भी, चाहे ग्रेजुएशन में भी कैश फ्लो स्टेटमेंट है, बीकॉम में या सीए का आप आईपीसीसी देख ले वहां भी मिलेगा, चाहे अकाउंट बेस्ड जो भी एग्जामिनेशन आप देंगे उसमें ये कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका रहेगा एक चैप्टर, और उसका कंसेप्चुअल पार्ट यही था पोस्टिंग का, जिसको आज हम लोग पोस्टिंग करके भी एक सम्स को देखें। अब क्या करेंगे, एक सम्स हम लोग और चर्चा करेंगे जिसमें हम लोग क्या लेंगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन लेंगे और उसका भी सॉर्ट आउट का प्रयास करेंगे। तो आज हम लोग तीनों एक्टिविटीज का कौन मेथड था, ये इनडायरेक्ट मेथड था, इनडायरेक्ट मेथड, क्योंकि हम लोग नेट प्रॉफिट से चले, अगर सेल से चलते तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में खाली एक एक्टिविटीज में चेंज होता है ऑपरेटिंग में, अदरवाइज आप डायरेक्ट से बनाइए, इनडायरेक्ट से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पोस्टिंग सेम होगा। तो हम लोग इनडायरेक्ट एक्टिविटीज का चर्चा कर रहे हैं, इस पर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन से बेस का भी चर्चा करेंगे, जिसमें हो सकता है मशीनरी का सेल लेस हो, चाहे गुडविल हो, ये हो, जिसको हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना पड़े, बैलेंस शीट से जो टैक्स लेते हैं वो क्या होता है, आफ्टर टैक्स होता है पोस्टिंग बैलेंस शीट में, डिविडेंड बांटने के बाद बैलेंस शीट में जाता है, तो उसको एड बैक करके हम लोग लाते हैं, वर्किंग नोट एक बनता है, तो उससे बेस्ड भी एक सम्स लेंगे। और हम लोग क्या सीखे, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, एक मतलब एक वित्तीय वर्ष में कैश का आवागमन मतलब इनफ्लो आउटफ्लो का सोर्सेज को बताता है। जैसे देखिए अगर हम इसी को देखें तो हम देख लिए कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इतना बहिर्गमन हुआ है, लॉस में है, आवागमन नहीं है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से इतना बहिर्गमन हुआ है, यहाँ से आवागमन हुआ है, अंतर्गमन हुआ है, किससे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। तो ये एक्टिविटी हमको बारीकी सूक्ष्म अवलोकन करने के लिए डाटा देता है, ताकि हम नियंत्रण भी कर सके और सही मायने में हम देख सके कि किस एक्टिविटी से इनका अच्छा परफॉर्मेंस है। तो चलिए इससे संबंधित नेक्स्ट सम्स को भी हम लोग देखेंगे, तब तक आप कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट को इसी तरह एज यूजुअल आप लोग सारा सम्स को लेके बनाने का प्रयास करेंगे, बनाइए। थैंक यू।